हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग हमेशा बीएड के एग्ज़ाम में हमको देखने को मिलता है। इस बार 2021 में जो हमारी एग्ज़ाम होने वाली है वो एमसीक्यू बेस होने वाली है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू बेस में काफ़ी डीपली नॉलेज आपको चाहिए होता है और उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आना चाहिए, और इसके लिए आपको उस क्वेश्चन का टोटल थ्योरी पता होना चाहिए, उस क्वेश्चन के बारे में टोटल नॉलेज होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग समझेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। तो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, वाई इज़ इट नेसेसरी फॉर टीचर टू नो एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हम लोग यहाँ पे इसका डिटेल में आंसर देखेंगे और उसके अंदर फिर काफ़ी सारे आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे जो आप लोग एग्ज़ाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। सो मूव ऑन करते हैं। सेकंड जो हमारे पास है, इसका आंसर हम लोग लिख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी की मीनिंग क्या होती है। तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसमें से आपके एमसीक्यू वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ फेज ऑफ एजुकेशन। ये एक एजुकेशन का फेज है। इट इज़ अ साइंस दैट सप्लीमेंट द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। वो इस तरह का एक साइंस है जो आपके एजुकेशनल जो आपकी प्रोसेस है उसको सप्लीमेंट करता है, मतलब उसमें आपको हेल्प करता है। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आती हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन। इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का बिहेवियर किस तरह से है, मतलब आप लोग किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो बच्चों को। एंड सिक टू एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ इट्स इनर अर्जेस। उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, मोटिव्स क्या हैं, उसके ड्राइव्स क्या हैं, एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टू विच इज सब्जेक्ट। सेकंड, इट इज़ अ स्टडी ऑफ चाइल्ड्स मेंटल लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है हमारे लिए कि इसमें हम लोग मेंटल लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों के, क्योंकि आपको जो पढ़ाना है वो किनको पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चों को पढ़ाना है तो उनकी साइकोलॉजी, उनकी मेंटल हेल्थ आपको समझ में आनी चाहिए। मेंटल लाइफ उनकी क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। Its various aspects with reference to its application to the education of the child. Educational psychology provides the teacher and educator with the fund of knowledge that may help them in giving to the pupils the best kind of education that causes in all round development of pupils personality। तो आपको इस तरह से ये एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करेगा कि आप लोग फिर जब बच्चों को पढ़ाने जाओगे तो आपको पढ़ाते समय कुछ भी दिक्कत नहीं आएंगी। काफ़ी आसानी से आप बच्चों को पढ़ा पाओगे। उनको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, आपको किस तरह से उनको समझाना चाहिए, उन सारी चीज़ों को आप पहले से समझ जाओगे। और ये इसका बेसिक मीनिंग है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। आई होप आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। इसमें हमको दिए गए डेफिनेशंस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, या फिर आपको एमसीक्यू में कोई डेफिनेशन दी रहेगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये डेफिनेशन किस साइंटिस्ट ने हमें प्रोवाइड की थी या फिर किस फिलोसोफर ने हमें प्रोवाइड की थी। और नीचे फिर आपको एग्जाम्पल उनके नेम्स दिए रहेंगे, तो उसके लिए आपको ये डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन किसने दी है वो पता होना ज़रूरी है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन को समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है और काफ़ी इजीली आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं J.M. स्टीफन्स द्वारा। तो इनके हिसाब से एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। एजुकेशनल ग्रोथ का आप सिस्टमैटिक स्टडी जो करते हो उसी को एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है, ऐसा बोला है J.M. स्टीफन ने। तो क्या बोला है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ, जो किसने दिया था, J.M. स्टीफन। सेकंड, क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई एजुकेशनल साइकोलॉजी के डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। It describes and explains the learning experience of individual from birth through old age। तो बर्थ से ओल्ड एज तक की जो आपकी लाइफ है, इसके रिलेटेड आपको जो भी एक्सपीरियंसेस यहाँ पे सीखने को मिलेंगे वो होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये बोला है क्रो एंड क्रो ने। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, क्रो एंड क्रो के लिए बर्थ से ओल्ड एज तक। और जब स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ बोला जाए तब आप क्या करोगे, सिस्टमेटिक स्टडी बोला जाए तो J.M. स्टीफन। नेक्स्ट है स्किनर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो स्किनर के द्वारा दी गई डेफिनेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर्स द एंटायर रेंज ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। तो बिहेवियर और पर्सनैलिटी ऐसा अगर आपको वर्ड वहाँ पे दिखता है तो उस केस में आप कौन सी डेफिनेशन, मतलब वो डेफिनेशन किसने दी गई है, वो दी है अकॉर्ड स्किनर द्वारा, है ना। तो वो उसका आंसर रहेगा स्किनर। ठीक है, तो हमने तीनों की डेफिनेशन देख ली, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पूछा जाता है, अगर आपको कभी एग्जाम में, मतलब अभी इस साल तो बीएड की एग्जाम इस तरह से एमसीक्यू बेस हो रही है, नेक्स्ट ईयर अगर आपकी एमसीक्यू बेस नहीं रहती है तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने आपको सबसे पहले स्लाइड में दिया था, उसका पूरा आपको ये कंप्लीट आंसर लिखना होगा, जो मैंने ये सभी स्लाइड के अंदर कवर किया है ना। तो यहाँ से आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो
आप अपने पास नोट्स बना सकते हो उसके क्वेश्चन आंसर और लर्न भी कर सकते हो, है ना। और एमसीक्यू बेस के लिए तो आपको हेल्प करेगा ही। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फंडामेंटल एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज टू हेल्प द स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन एंड टीचर इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। तो सबसे बेसिक इसका यही है ना कि आप टीचर जो है वो स्टूडेंट का नेचर समझना चाहता है और स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स का नेचर समझना चाहता है। बट स्टूडेंट के लिए तो हमें समझना डिफ़िकल्ट है, बट हमको हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है बच्चों को समझना, अगर आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी की पूरी नॉलेज है तो। और उसी लिए हमें ये हेल्प करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, और ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसके अलावा ये हमें, अगर हम लोग ह्यूमन नेचर समझ गए तो इससे फ़ायदा क्या होगा, हम लोग बच्चों को अच्छे से मोटिवेट कर पाएंगे डायरेक्ट लर्निंग के लिए, ग्रोथ के लिए, है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इसमें अचीव कर पाएंगे। चार्ल्स स्किनर ने और एक ऑब्जेक्टिव में बताया है, इसमें उन्होंने बोला कि इसमें दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, कल्चरल एंड प्रोफेशनल। तो कल्चरल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, दैट एजुकेशन एंड साइकोलॉजी हैज़ टू एनरिच द लाइफ ऑफ एजुकेटर। इससे एजुकेटर की लाइफ एनरिच होनी चाहिए बाय चेंजिंग द लर्नर्स थॉट्स, उससे लर्नर के थॉट बदलने चाहिए। फीलिंग्स, एटीट्यूड, आइडियल्स, इसमें कुछ ना कुछ उसको हेल्प मिलनी चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज उसमें बढ़ना चाहिए। कंडक्ट सेकंड मीन्स, और सेकंड का मतलब क्या होता है, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये होता है उसका सेकंड। तो इस तरह से दो उसने हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मेनली बताया है, बट इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अगर आपको लार्ज आंसर यहाँ पे लिखना है तो उस केस में आपको ये पूरा सब कुछ उसमें लिखना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सभी पॉइंट कवर किए हैं। इसको आप अच्छे से डिटेल में स्टडी करो, पूरा आंसर वहाँ पे लिख पाओगे। सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स गिवन बाय चार्ल्स स्किनर, चार्ल्स स्किनर के द्वारा दिए गए कुछ ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे दिए हुए हैं। अ ग्रोइंग कन्विक्शन इन द यूजफुलनेस ऑफ साइंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। कन्विक्शन बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोइंग कन्विक्शन इसके रिलेटेड इन द यूजफुलनेस ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। सेकंड, टू असिस्ट इन डिफाइनिंग एंड सेटलिंग ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल सिचुएशन इन विच सच अ बिहेवियर मे बी ब्रॉट अबाउट, ये उसका सेकंड हो गया। टू डेवलप इन दोज हु टीच अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, इस तरह का एटीट्यूड लाना चाहते हैं। टू प्रोवाइड अ बॉडी ऑफ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल विच कैन बी यूज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के समय जो आपके अंदर आपको जो भी प्रॉब्लम फेस करने होते हैं उनको सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। टू एड इन प्रोवाइडिंग द टीचर विद द बेटर पर्सपेक्टिव फॉर जजिंग बोथ द रिजल्ट ऑफ हिज ओन टीचिंग एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस ऑफ अदर, इससे क्या होगा कि आप खुद की टीचिंग को भी इवेल्युएट कर पाओगे और बाकी भी जो टीचर्स आपके अराउंड आपको देखने को मिलेंगे उनको भी आप जज कर पाओगे, या फिर उसमें आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। टू असिस्ट द टीचर इन गिविंग द नेसेसरी फैक्ट्स एंड टेक्निक फॉर एनालाइजिंग चाइल्ड बिहेवियर टू फैसिलिटेट एडजस्टमेंट एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को ग्रो करने में आप उनकी हेल्प कर पाओगे। टू असिस्ट इन सेटलिंग ऑफ डिफाइनिंग एंड मेंटेनिंग प्रोग्रेसिव टीचिंग प्रो फीचर्स थ्रू डांस प्रोग्राम्स एंड फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों में भी आपको यह हेल्प करेगा। उसके बाद जनरल नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनरल नेचर क्या है ये भी आपको उसमें लिखना होता है अगर लॉन्ग आंसर आपसे पूछा जाए तो। और ये सारे नेचर्स को जो भी स्टेटमेंट हम यहाँ पे समझ रहे हैं, जो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इन सब का आपको एमसीक्यू में भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि अगर आपकी डीप स्टडी होगी तो आप एमसीक्यू काफ़ी इजीली कवर कर पाओगे। Psychology is said to be a science like other science that questions may be raised as to what is the science and whether those attributes of science for holding good in case of psychology in general and educational psychology। इसमें सिंपल से उन्होंने यही बोला है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम लोग साइंस बोल रहे हैं ना, काफ़ी डेफिनेशन में हमने समझा भी कि इसको साइंस बोला है। इसको साइंस अगर बोला गया है तो साइंस में जो चीज़ें हैं वो इसमें होनी चाहिए, जैसे कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो वही हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले साइंस एंड हैज़ वन एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ थिंग पर्टेनिंग टू दैट फील्ड, किसी भी फील्ड के रिलेटेड साइंस की एक अलग आप लोग बोल सकते हो उसका कुछ एस्पेक्ट होता है और उसके अकॉर्डिंगली वो चलता है। सेकंड, साइंस कलेक्ट फैक्ट्स ऑडिटेड with the use of scientific method, and scientific method is essentially observation of the phenomenon both under natural condition and under control condition। अब साइंस के अंदर आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, नेचुरल कंडीशन में कैसे होगा, अगर आप एक कंडीशन क्रिएट करते हो, जैसे हमने देखा भी है कि कुछ टेम्परेचर बढ़ा के हमने कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर।
इसके अलावा द डेटा कलेक्टेड इन अरेंज एंड क्लोजली स्टडी, जो भी डेटा हम लोग साइंस में कलेक्ट करते हैं उसको अरेंज करते हैं, उसको स्टडी करते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर से कुछ फैक्ट्स निकाल के लाते हैं, कुछ थेरीज हम लोग उससे बनाते हैं, है ना। तो उसी तरह से कुछ यहाँ पे भी होंगी, कुछ फैक्ट्स एक दूसरे के साथ एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो उसमें कुछ आपको मतलब जो आप लोग पहले अजम्पशन किया था वो कुछ रॉन्ग भी हो सकता है, बाद में आपका कुछ नया अजम्पशन निकल के आ सकता है या फिर कुछ नए फैक्ट्स निकल के आ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो डेटा है वो एक दूसरे के साथ हम लोग यहाँ पे वैरी कर लेते हैं और कुछ चेंजेस उसमें आते रहते हैं। सो सम हाइपोथेसिस और थेरीज विच आर प्रूव्ड और डिस्प्रूव, जो मैंने अभी बताया ना आपको, वही उसने बोला है by the data and general principle becomes a law if the hypothesis is supported by the fact or data. This means the law or the theory did use is never taken final, है ना। जैसे हमने बोला कि जैसे हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब ट्राई करते हैं और उसमें कुछ एरर आए तो मेथड को चेंज करके दूसरी करके देखेंगे, है ना। कुछ उसी तरह से ये सब साइंस में होता है और वही सारी चीज़ें हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर भी देखते हैं और इसीलिए इसको साइंस भी बोला गया है। अब एक लास्ट टॉपिक हमें देखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में कुछ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें से पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आपको ये लिमिटेशन पता होने चाहिए तभी आप उसको एमसीक्यू को टिक कर पाओगे। तो फर्स्ट दिया है द एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कैन बी मेड इन अ लिमिटेड मैनर। आप इसका अप्लीकेशन हर एक जगह पे नहीं कर सकते, उसको लिमिटेड मैनर में आपको अप्लाई करना होता है। कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ टीचिंग इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ टीचिंग, the experience, attitude, entrance accept और as essential for teacher at the knowledge of psychology। तो इन सारी चीज़ों को आपको वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है, मतलब ये लिमिटेड मैनर में इसको यूज़ आप लोग कर सकते हो। सेकंड, द एजुकेशनल साइकोलॉजी इज बाउंडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी उसकी बाउंड्रीज से बाउंडेड होती है। द एजुकेशनल साइकोलॉजी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड दैट द टेस्टिंग ऑफ फैक्टर्स सोर्स ऑफ न्यू फैक्ट्स are only helpful in arriving at a decision that do not lead to automatically to ultimate decision or judgment। यहाँ से हम लोग जो भी स्टडी करते हैं या फिर जो भी चीज़ें हम लोग ढूंढ के निकालते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर, जैसे हमने साइंस में भी हम लोग ढूंढ के निकालते हैं, तो वहाँ से हमें जो भी फैक्ट मिलता है वो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कन्फर्म है, ऐसा ही होगा। बट उस तरह से हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी में नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे पीपल चेंज हो रहे हैं, प्यूपल्स चेंज हो रहे हैं, स्टूडेंट्स अलग अलग है, टीचर्स अलग अलग है, तो हर एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म नहीं हो सकती। बट हम लोग यहाँ पे कुछ हमें थोड़ी सी हेल्पफुल यहाँ पे हो जाता है, कुछ आप लोग बोल सकते हो कुछ नया हम लोग फैक्टर यहाँ से ढूंढ के लाते हैं, है ना। सो आई होप आपको ये पूरा जो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक पीपीटी बनाई ये आपको अच्छी लगी होंगी और इसके रिलेटेड मैं और भी आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो इसके रिलेटेड लेके आ सकता हूँ। सो आज हमने जो देखा था वो था व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, और भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आऊँगा। थैंक यू।